फेल होने के हैं। अक्सर बस नेचुरल है, करते भी हैं हम उस तरह, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते। अक्सर ही हम ये ऐसी बात कर रहे होते हैं कि जी यार पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने ये कभी नहीं कहा कि यार फेल हो जाना है। हमने ये फेल होने की बात भी हम इनडायरेक्टली उसी तरह कर रहे होते हैं, यार पास होने के चांस कम है, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे होते हैं यार 70-80% तैयारी है, हम कभी ये नहीं कह रहे 20-30% हमारी फेल होने की तैयारी है ठीक है। तो ज़्यादा नेचुरल है कि हम पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी प्रोबेबिलिटी पे बात की है, हम यही बात करते आ रहे हैं कि x की ये वैल्यू होगी, और हम जब z की वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही थी तो वो ये होती थी कि हमें बता रही थी कि इतने % चांसेस है कि जो रिजल्ट हैं वो इसके दरमियान फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस था, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। जिस तरह कॉन्फिडेंस हम उर्दू में उर्दू के एतमाद के लिए वर्ड कॉन्फिडेंस यूज़ करते हैं, इसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये। अच्छा, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो उसके साथ अ लिटिल बिट रिस्क भी अटैच होता है। जैसे कि आप जब बात कर रहे होते हैं यार 70-80% मेरी उम्मीद है पास होने की, तो इनडायरेक्टली आप उसे ये भी कह रहे होते हैं कि यार 20-30% मेरे फेल होने के भी चांस है। एग्जैक्टली, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये जो अटैच था दूसरा जो कि हिडन था, वो रिस्क था हमारा। अभी वो इस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल में वो यही बात करेगा हमारे साथ। वो कहता है कि अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो सारी कॉन्फिडेंस के ऊपर बात की। जो रिस्क अटैच था, ठीक है, वो आल्दो के उसके ऑकर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि वो कहता है, इसकी एग्जांपल लेता है, कहता है जब -1.96 से लेके पॉजिटिव 1.96 तक की हमारी जी वैल्यूज थी, उसके ऊपर हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो 95% प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। 95% प्रोबेबिलिटी का मतलब ये था कि उसके हमारे जो पर्टिकुलर काम है उसके होने के चांस 95% थे और उसके ना होने के चांस 5% थे। वो जो 5% था ना होने वाला, उसको रिस्क कहते हैं। सही है जी। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इस तरह एरिया हो, मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसने, वो कह रहा है उल्टा हमें जी वैल्यू कैलकुलेट करके दो। पहले हम जी वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, अभी कह रहा है मैं जी वैल्यू आपको देता हूँ 95%, तो मुझे आप कैलकुलेट करके दो जी वैल्यू, सॉरी प्रोबेबिलिटी देता हूँ 95%, मुझे जी वैल्यू कैलकुलेट करके दो। ठीक हो गया जी। अभी अगर 95% पर प्रोबेबिलिटी दी हुई थी तो आप उसको लिखते कैसे थे? अब ये तो खैर ये तो हो गया, ऐसे हम लिखते थे, ठीक है जी। जी लेस देन इक्वल टू -1.96 और -1.96 एटसेट्रा, इस तरह करके, ठीक है। अभी अगर कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ p इज इक्वल टू 0.95 लिख देता हूँ, तो आप मुझे कहते हो कि जी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करोगे? ठीक है जी। उसको करने का तरीका ये है कि जैसे अब इसके लिए तो उसने लिख दिया कि -1.96 से 1.96 है। उसका करने का तरीका ये है, कह रहा मैं कहता हूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, वो ये है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब मैं अकेली बात करता हूँ तो उसके अंदर तो दोनों चीज़ हो सकती है। आप मुझे ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इतनी है, तो आप अगर नहीं लगाते प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर साथ, तो फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो अभी तक हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे बात कर रहे थे, जिक्र नहीं है, मैं आपको सोखा करके बता रहा हूँ। अभी वो कह रहे हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या कामयाबी की मेरे 99% चांस है, तो मुझे उस वक्त जी की वैल्यू बताओ। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप करेंगे उस प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि 99% का मतलब ये है कि वो हमारे इस शेप का लेफ्ट और राइट पोर्शन दोनों कवर कर रही है, पॉजिटिव 0.5 भी और नेगेटिव 0.5 भी। तो वो कहता है कि आप इसको ना 1/2 से डिवाइड कर लो 0.99 को, ठीक है। हमारी कामयाबी की चांस है 99%, तो इसके अगेंस्ट वो एक्स वैल्यू जो थी वो कितनी होगी, और एक्स वैल्यू के अगेंस्ट जो जी निकल रहा था वो कितना होगा। हमने इसको डिवाइड किया तो 0.495 आ गया। अब 0.495 आपको पता है कि इसकी ऊपर हमारी जी वैल्यू एक निकल आती है, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है टेबल के अंदर, सही है। टेबल के अंदर मैं जाऊंगा, देखूंगा 0.495 कहाँ पे पड़ी हुई है, वहां से मैं उठाऊंगा एक हाफ को, ठीक है। z इज इक्वल टू 1, z1 की वैल्यू में ये निकल आएगी। अभी मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ, अब ये वैल्यू याद रखिएगा 0.495। अच्छा, जब हम उसी वैल्यू को 0.495 को तलाश करते हैं तो हमें देखें 2.6 के सामने जब मैं आता हूँ
तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 4.4955 ठीक है, ये क्लोजेस्ट है 4955 के। अगर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास ये 1 और 2 के ऊपर पड़ी है, तो मीन्स कि मैं 2.61 लूँ या 2.62 लूँ, ठीक है, एवरेज मतलब 2.62 बन गया। तो क्योंकि ये दोनों हाफ की वैल्यूज़ हैं टोटल 99, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि -2.622 मतलब जी लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो हम जिस तरीके से लिखते हैं, तो 2.62 मतलब पॉजिटिव 2.62 से लेके -2.62 तक, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अगेंस्ट जी की वैल्यू आई। पहले हम जी से कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, वो प्रोबेबिलिटी दी है जी निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हमने ये निकाल लिया। दूसरी बात आपके साथ वो ये कर रहा है, कह रहा है कि ये जो हमने ये इसका कोट कर दिया, जो आंसर था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कह रहा है नोटिस द रिस्क ऑफ जी लाइंग आउटसाइड द वाइड इंटरवल इज रिड्यूस टू 1%। कैसे? बात वो ये कर रहा है कि जब 99% हमारे चांस थे प्रोबेबिलिटी के कामयाबी के, तो उसमें 1% चांस ये भी थे नाकामी के, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इसका मतलब है कि इसके बाहर जाने के चांस 1% सिर्फ रह गए, इस वैल्यू के बाहर जाने के, या 1% फेल होने के चांस रह गए हमारे पास। अभी वो हमारे साथ सिमिलर बात करते हुए कहता है कि अभी आपने कहता है वो कैलकुलेट की वैल्यू कि जो 99% के ऊपर थी, ठीक है, 99% प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जी की। कह रहा अभी मुझे वो वैल्यू बताओ कि जिसके अगेंस्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो एक्सीड करती है 5% से, ठीक है। मतलब कहता है कितने जी की वो वैल्यू बताओ जब जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 5% से ज़्यादा होती है। 5% का मतलब क्या है कि 0.05 से ज़्यादा होती है। अब टेबल के अंदर 0.05 से जहाँ जहाँ वैल्यू ज़्यादा है मीन कि वो वाली जी की वैल्यू हमने इसको बतानी है, ठीक है। वो आपकी वैल्यू मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होगी। अभी इसको आप देखें ज़रा, वो हमसे यही बात कर रहा है ना कि वैल्यू ऑफ जी बताओ। हमने गैस कर लिया, हमने वैसे एज्यूम कर लिया कि वो वैल्यू जो है वो Z1 है, उसका नाम रख लिया हमने। कह रहा है कि पी ऑफ जी ग्रेटर देन Z1, ठीक है, 0.05 से ज़्यादा वाली वैल्यू बतानी है जी की वो वैल्यू जो है। अब हमें ये पता है कि जी की जो वैल्यूज़ है ना, अगर टेबल से देखने जाएंगे तो टेबल हमें बताता है जी इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू वाली वैल्यू बताता है। हमें इसके से वो वैल्यू सारी जी की सारी वैल्यू चाहिए जो कि 0.05 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देती है, यही चाहिए ना हमें। तो अगर हम मैं इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि इसकी लेस वाली वैल्यू हमने निकाल लेते, ठीक है, तो वो लेस वाली वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मतलब जी से सारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जी ग्रेटर देन के अलावा बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अभी हमें अगर मैं 0.5 से माइनस कर देता हूँ उसको, ठीक है, तो 0.5 0.45 वो वैल्यूज़ होंगी सारी जो कि ये प्रोबेबिलिटी देंगी कि हमारी आने वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5% से ज़्यादा वाली प्रोबेबिलिटी होगी, 6 7 8 9 10 100 तक, ठीक है। तो कह रहा है कि 5% की अलावा प्रोबेबिलिटी वाली सारी जी की वैल्यू मुझे दो। वो हम 0.5 से माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये हमने 0.45 के अगेंस्ट जब देखने जाएंगे टेबल, तो ऐसे में हमने 4500 वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है, क्योंकि टेबल में हमें ऐसी वैल्यू नजर है, पॉइंटों में वहाँ पे होती नहीं है। 4495 के अगेंस्ट हमारी हम टेबल के ऊपर जो वैल्यू देखेंगे तो हमारी 1.64 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 64, और ये इस तरह की वैल्यू 4505। इन दोनों के दरमियान हम वैल्यू जब देखेंगे तो हमारे पास 1.65 और 1.654, इनके दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले लो तो हमारे पास 4500 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 1.65 जी का वो नंबर है जिसके तक प्रोबेबिलिटी वो होगी जो कि 0.05 से ज़्यादा वाली प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि दूसरा क्वेश्चन है ये, कह रहा है विच इज द एक्सीडेड ऑन 99% ऑफ ओकेजन्स। अभी कह रहा है वो जी की वैल्यू बताओ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीड करती हो 99% से ज़्यादा, ठीक है। अब मीन्स के
1% बाकी वैल्यूज बचती हैं, ठीक है। अभी 5% इधर जैसे हमने निकाली थी, इसी तरह हम 1% की निकाल लेते हैं इधर। अभी इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा जी, जी की वो वैल्यू निकालनी है हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 99% से ज़्यादा वाली हो। सही है। अभी इसको देखिए आप, इस प्रॉब्लम को उसी को इस तरह सॉल्व किया हो, ये आपके उसके अंदर टेबल के अंदर भी एंड में सॉल्व किया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जी, ये आंसर आपके सामने आ गया है। ये आंसर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 इसका किया है। सही हो गया जी। अभी टाइम हमारे पास बच रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अपलोड हुए हैं इसके वो भी वाले कर लेते हैं। चलिए जल्दी से टाइम बचाते हुए, द स्टैंडर्ड एमसीक्यूज टाइप है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, आप स्क्यूड टू द राइट, स्क्यूड नहीं होती, आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन से राइट लेफ्ट इक्वल होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो आल्सो कॉल्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट, तो एटसेट्रा डिफाइंड बाय मीन इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू दिस। सही हो गया जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, x इज अ रैंडम नॉर्मल वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ x इज दिस, व्हाट आर द मीन एंड वेरियंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें क्या आ रहा है कि मीन इसके अंदर 0 होता है, ठीक है, और हमारे पास ये फॉर्म लिखते थे ना, n ऑफ 0 और 1, जिसमें जो मीन होता था 0 होता था, और सिग्मा जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन था सिग्मा स्केयर की फॉर्म में शो करते थे। सिग्मा स्केयर 1 होगा तो सिग्मा भी 1 ही होगा। ठीक है, मीन और वेरिएशन पूछ रहा है कि किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर कह रहा लेट x ऑफ n 4 एंड n स्केयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हमने देखा था कि हमें जो हमारा मीन था वो मीन हमारा इधर आता है x माइनस मीन म्यू जो के था, ठीक है, और सिग्मा स्केयर जो हमें दिया हो, जो यहाँ पे हमें सिर्फ सिग्मा लेते थे हम, तो ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो स्केयर वैसे ही समझ लें कि कंफ्यूज करने के लिए होता है सिग्मा स्केयर वैल्यू, लेकिन हम यूज़ सिग्मा वाली यूज़ करते हैं। तो ये रेड वाली वैल्यू, और इसकी भी अगर मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूँ आपको आसानी रहेगी। ये वाली फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, और इसका ये वाला डी वाला पार्ट ये बनेगा यहाँ पे आंसर। सही हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बाहर हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मीन से लेफ्ट राइट पे दोनों इक्वल ही होता है। इसके बाद है लेट द रैंडम वेरिएबल हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z लेस देन इक्वल टू 0 2। तो हमने क्या करना है, बस जस्ट z इज इक्वल टू 2 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस तरह के तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके केस में लेट दी वेरिएबल फला 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 सारी बात लिखने के बाद कह रहे हैं कि z ग्रेटर देन 1.5 फाइंड करो। तो हमने क्या करना है इसके केस में, 1.5 z इक्वल 1.5 फाइंड करके उसको 0.5 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर उसने करके दिखाया, और ये वाली आपको फिगर भी अटैच करके दिखा दी। ये हमने प्रॉब्लम कर चुके हैं। अच्छा जी, आगे 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 ये वाला, एंड रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू 45 सिग्मा स्केयर 36, मीन सिग्मा हमें चाहिए 6 फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लाई बिटवीन 55 एंड 100। जो लाई बिटवीन की बात करें तो x की वैल्यू दे रहे हैं, हमने z की वैल्यू इन दोनों नंबर के ऊपर निकालनी होती है। तो वो आप निकालेंगे तो इन दोनों को पहले आप इन दोनों इसको अलग सिंप्लीफाई करो, इसको अलग सिंप्लीफाई करो, और फिर जो आएगा z के ऊपर जाके अपने टेबल से वैल्यू देखनी है, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी 1.67 और 9.17। ठीक है जी, 9.17 बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन जाहिर है जो वैल्यू दी है मैंने उसी पे वैल्यू निकाल दी उसको। अच्छा जी, आगे 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 ये भी उसी तरह का है, इसको हम देखते हैं। रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी स्मॉलर देन 57। ठीक है, स्मॉलर देन 57 की बात कर रहा है, तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, वही जब x z लेस देन ग्रेटर देन 2 z लेस देन 2 आएगा तो हमारी शेप क्या बन जाएगी, ये वाली शेडेड करके दिखाया। तो हम z इक्वल 2 वैल्यू निकाल के 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरह। अच्छा ये देखिए, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये वाली z ग्रेटर देन
इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लेस देन जीरो, सही है। तो ये वाला जो पोर्शन है जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक इसमें ऐड होगा, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। और जी लेस देन इक्वल टू 2 से लेकर 0 तक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जी इज इक्वल टू 2 की वैल्यू करेक्ट 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, सही है जी, ये भी हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, ये स्टूडेंट दैट वेट्स ऑफ 200 मेल एंड स्टूडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 155 पाउंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 पाउंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। देखिए मीन हमें दिया उसने और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, वो एक्स की वैल्यू वो इसी तरह दे रहा है। 2 क्वेश्चन दे दिए मतलब कि उसने पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको पहले एक को इधर सॉल्व किया 120 और 130 के साथ लेके, ये 121 ठीक है, लेके ये उसमें उसने किया हुआ है मैथ टाइप के अंदर इक्वेशन लिखी हुई है, इस वजह से वो इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं हो रही। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है, ऐसे शेडेड कर शेप ज़रूर बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आगे चले, दूसरा क्वेश्चन उसी का करने के बाद ये हम मीन्स के वो जो क्वेश्चन किए हैं अभी उसी के MCQs पूछ रहा है हमसे। ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कप विल कंटेन मोर देन, वही बात सेम बार बार वही जो हमने प्रॉब्लम इतने सारे कर लिए हैं उसी के ऊपर बात कर रहा है। और ये शेडेड पोर्शन देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। चले जी माशाल्लाह से, इसको भी खैर हल्का से हमने टच दे दिया और हमें ये पता चला कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी वही है जो हमने अभी तक के क्वेश्चन किए थे। अभी माशाल्लाह जी आखिरी एंड में 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि हमने मैथ टाइप ज़रूर करना है, मैथ टाइप बिल्कुल नहीं इग्नोर करना, मैथ टाइप करके जाना है। 2-3 घंटे की प्रैक्टिस है वो आपने वो करना है और फिर उसके करने के बाद पेपर में जाना है, एक बात। दूसरी बात, आपको एक्सेल जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना मैंने समझाया उतना कर लेंगे, फ़ायदा ये होगा वहाँ पे बैठ के आपको आंसर वेरीफाई करने का बड़ा मौका मिलेगा। एक्सेल में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सेल में करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, 2 बातें होगी। तीसरी बात, जो आखिरी वाला इसका पोर्शन है 30, 35, 6, 7, 8, स्पेशली 38 से जो आ गया ऑलमोस्ट शुरू, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़े थोड़े से हल्का हल्का, जिसको कहते हैं हल्का हल्का, आपको परेशान भी करेंगे। लेकिन स्टार्ट में मुझे भी मुश्किल लग रहे थे, सही है। अभी आपको पता है कि मैं कितनी आसानी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक ही बार पढ़ा और मैं फिर माइक ऑन करके और आपके साथ बातें करना स्टार्ट कर गया, ऐसे नहीं है। प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आपने इसको कंटिन्यू रखना है, 2-3 बार सुने, मेरी बात समझ नहीं आ रही तो हो सकता किसी गोरे की यूट्यूब से वीडियो मिले आपको, उसकी समझ आ जाए, हो सकता वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर साहब की आपको बात समझ आ जाए। तो ये आपने करना है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके ये साथ ये की थी कि मैथ टाइप आपने करके जाना है। आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने मैथ के पेपर में जाना है, चाहे मैथ 2 का हो या इसके अलावा कोई भी मैथ का पेपर हो, मैथ का पेपर आपको परेशान इस तरह करता है कि मैथ का पेपर में आपको टाइम कम पड़ जाता है। उसकी वजह यह है कि हम आदी होते हैं पेंसिल के साथ सारे नंबर लिखने के, ये वाले जो नंबर है सारे ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू सारे हम वो पेन के साथ बड़े तेज़ी से लिख जाते हैं और हमारी ये कीबोर्ड के साथ प्रैक्टिस कम होती है। आपने ये इसको इस तरह कवर करना है कि जब आपने जाकर पेपर में बैठना है, मैथ के पेपर में आपने बस घोड़े दौड़ाने, जैसे घोड़े नहीं दौड़ाते, तेज़ी से करना है। MCQs वाला पोर्शन, सारा मैथ नहीं, MCQs वाला पोर्शन तेज़ी से करना है। उसमें आपने टाइम बचाना है, गलत नहीं कर देना तेज़ी से, मतलब तेज़ी में गलत ना कर देना नहीं, एक ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है। MCQs में 4 ऑप्शन होते हैं तो आप जल्दी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। आपने वहाँ से टाइम बचाना है, टाइम बचा के जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको टाइपिंग की थोड़ा टाइम जो वेस्ट होगा, आपको वहाँ पे टाइम, ये वाला टाइम वहाँ पे यूज़ होगा। ये ना हो कि MCQs पे आप ज़्यादा टाइम लगा लें फिर वहाँ पे आपको मसला होगा, टाइम शॉर्टेज हो जाएगी। बात मेरी एक याद रखें कि मैथ का पेपर आपको मुश्किल करना, सॉल्व करना आपके लिए चैलेंज है टाइम के अंदर। मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए चैलेंज नहीं है, आपको टाइम के अंदर पेपर पूरा करना चैलेंज है मैथ के पेपर के लिए। मेरी बात आप याद रखें। अगर मैथ के पेपर में आपको सारा पेपर भी आता है फिर भी आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है उस पेपर को आप पूरे का पूरा वहाँ के लिख के आ जाना। और लिख के आने के लिए मेरी टिप याद रखें, MCQs के अंदर टाइम बचाना है, मैथ टाइप अच्छे से करके जाना है। कोई भी क्वेश्चन सामने आए तो हमने बगैर सोचे मैथ टाइप के अंदर लिख के जल्दी से पेस्ट मारना है उसके अंदर
और अपने आगे के प्रोसेस सारे शुरू कर लें। तो कोशिश करें मैथ टाइप के अंदर ही सॉल्व करें। मेरी मैथ टाइप के अंदर जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लें और उसके अंदर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी कि मैंने कैसे किया। कॉपी पेस्ट मारे एडिट करें, कॉपी पेस्ट मारे एडिट करें और इस तरह पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करें मैथ टाइप के अंदर, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ला के मैथ सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर दें। अगर टाइम बचा मेरे पास, ठीक है, आजकल जैसे मैं भी पेपर की तैयारी में बिजी हूँ, बचा तो मैं आपके लिए हो सकता है कोई मैथ टाइप की वीडियो भी बना दूँ, लेकिन वेट नहीं कीजिएगा, मैथ टाइप खुद से प्रैक्टिस करें। मेरी जो वीडियोस हैं उनको फॉलो कर लें, जस्ट आइडिया सिंबल्स पता होनी चाहिए कहाँ पे पड़ी है। याद रखने आखिर में वही बात, मैथ का पेपर पूरा करना टाइम के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अपने लिए। अब अंदाज़ा करें कि मैं अपने लिए जिस बात को चैलेंज समझ रहा हूँ तो वो आपके लिए भी तो एक चैलेंज है ना। मैं अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये समझता हूँ कि मैं मैथ का पेपर आते हुए, मुझे सारा मैथ का पेपर आता है और मैंने पूरे का पूरा वहाँ डिलीवर कर दिया, वहाँ लिख के आ गया पूरे टाइम में, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है। प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। चले जी, माशाल्लाह से मुझे खुशी है कि मैंने आप लोगों का मैथ का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। कोई भी कमी बेशी रह गई हो तो आपको पता है इंसान है, वो पॉइंट मैंने इंटेंशनली नहीं छोड़ा, ठीक है। इंटेंशन मैंने कभी कोई पॉइंट नहीं स्किप किया कि मैं आपके लिए कोई पॉइंट स्किप कर जाऊँ। पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने वो डिलीवर करने की कोशिश की, आसान से आसान अंदाज में कोशिश की। हो सकता है किसी जगह पे कोई पॉइंट मिस हो गया तो आपने वो पॉइंट खुद मिस नहीं करना, आप लोगों ने वो पॉइंट क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपने पेपर में जाना, और याद रखें कि ये पॉइंट इस पेपर की हद तक नहीं रहेगा, आपको ज़िंदगी में बार 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 पिंच करता रहेगा। वो कहते हैं चुटकियाँ काटता रहेगा, आपको पिंच करता रहेगा। कभी कभी आपके सामने दोबारा आपके सामने आ जाएगा कभी कभार, और आपको फिर परेशान करेगा। इस वजह से कभी भी जो कोई भी कन्फ्यूजन छोड़ेंगे तो आपके पास लाइफ के अंदर बहुत सारी उसी वजह से कन्फ्यूजन मल्टीप्लाई होती है। तो बातें यही थी जो कि मुझे पहले करनी इस वजह से सही लग रही थी कि मैं चाह रहा था कि बीच में नसीहतें करना मुनासिब नहीं है। एंड में जब रिजल्ट हम पहुंच जाएंगे, पूरा टारगेट पूरा अचीव कर लेंगे, तो अब आपको सारी बातें बताऊंगा कि ये मेरा तरीकाकार है, मैं ऐसे चलता हूँ। आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। एंड में यही है कि दुआ कीजिएगा कि स्टडी पॉइंट जो है अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करता रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता रहे। अगर ये लेक्चर्स आपके फ़ायदामंद हैं तो लोगों को रेफ़र करें लेक्चर। अगर आपको ये फ़ायदामंद नहीं है तो इन लेक्चर्स को बिल्कुल भूल जाएंगे कि स्टडी पॉइंट के ऊपर कोई मैथ के लेक्चर पड़े हुए थे। हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये लेक्चर पूरे किए, नहीं तो मैं एक सेमेस्टर के अंदर मैं सोच ही नहीं रहा था कि मैं अपनी स्टडी के साथ ही ये लेक्चर भी पूरे कर लूँगा। लेकिन शायद ये आप लोगों की मोहब्बत थी कि आप लोगों के जो बार बार कमेंट आते थे, बार बार मुझे पिंच करते थे जो बार बार कि सर नेक्स्ट लेक्चर ले दें, सर नेक्स्ट लेक्चर ले दें, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो शायद आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों की मेरे लिए मोटिवेशन थी, आप लोगों को बार बार मुझे कहना कि लेक्चर दे दें, शायद इसी वजह से मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर सकूं। नहीं तो मैं इस काबिल नहीं था कि एक सेमेस्टर के अंदर अपनी स्टडी के दौरान मैं आपके सारे 45 लेक्चर कंप्लीट कर सकता। बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी कोर्स के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।